कर रहा है। देखो हाशिम खान, हम तुम्हारे को पूरी बात बताएगा, इसलिए कि हमारे अलावा इस बात का किसी को कोई इल्म नहीं है। मामा, उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था, और भला वो इस रिश्ते से कैसे इनकार कर सकती जबकि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अरे तो फिर वो क्यों राजी नहीं हो रही इस बात पर कि हम लोग रिश्ता लेकर उसके घर जाएं? मामा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी कुछ ही रोज पहले उसकी चची का इंतकाल हो गया था। मुझे लगता है कि ऐसे गम के मौके पर उसके चचा से शादी ब्याह की बात करना वो बुरा भी मना सकते हैं। ओफो, हम कौन सा उसके घर बैंड बाजी लेकर जा रहे हैं? भाई, मैं और तुम्हारे पापा जाते, सरसरी सी उनके कानों में बात डाल देते, बस। इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल यही बात मैंने भी ज़ारा को समझाई थी, लेकिन लगता है कि मुझसे ज्यादा वो अपने खानदान वालों के मिजाज से वाकिफ है, और इसीलिए उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। बस तो फिर ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत के लाए, बस फिर देख लेंगे। मामा, मैंने आपसे उस दिन साफ साफ कह दिया था कि मैं मंगनी के बगैर कनाडा नहीं जाऊंगा, और आपसे ये भी कहा था कि यही बात आप पापा को भी समझा दीजिएगा। बता दी थी तुम्हारी मामा ने मुझे ये बात, और तुम्हारी जिद की वजह से मैं हलीम साहब से ताल्लुकात खराब होने की परवाह किए बगैर राजी हो गया था। हम तुम्हारी पसंद को कबूल कर लें, मगर देखो ना, अब अगर वो लड़की खुद ही राजी नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं? शिराज, हमें तुम्हारी पसंद से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि रिश्ता तय हो जाएगा, हम फिर बाकायदा इसका ऐलान करके मिठाई तकसीम कर देंगे, और वो नईमा जान छूट जाएगी उससे भी। पापा, आप कुछ दिन ठहर नहीं सकते? मैं फाइनल्स भी क्लियर कर लूं और तब तक ये बात भी तय हो जाएगी, फिर मैं कनाडा चला जाऊंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो शिराज? तुम चाहते हो कि मौसम भाई के सामने हम शर्मिंदा हो जाएं? हैं? उन्होंने कितनी मुसीबतों से तुम्हारे पेपर्स भेजे हैं कनाडा से, और तुम ये साबित करना चाहते हो कि हम वालिदैन होने के बावजूद तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हैं? नहीं, नहीं शिराज, ये नहीं हो सकता। तुम्हें जाना होगा, ये मेरा हुक्म है। ये क्या है? ये क्या है?
ये जोड़ी है, जोड़ी तेरी भाभी की। अरे यार, तू बोलता था ना तेरी भाभी कब आएगी? अब बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। मैं तुमसे मिलवाऊंगा। पार्टनर, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। मैं तुम्हारी कीमती अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन तुम जो चाहो कर लो यार, जो चाहो कर। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सजा हो सकती है कि मेरा पार्टनर मुझे तरह छोड़ गया यार। मुझे माफ कर। मैं जानता हूं मैं कि तुम उसको मुझसे ज्यादा चाहते रहे हो। फिर इस मोहब्बत की कीमत अदा करने की क्या जरूरत थी अली? मोहब्बत की कीमत? ये तुम क्या कह रहे हो हाशिम? अरे यार, ये तो कसास की रकम है। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? लेकिन कसास की ये रकम तुमने अपने पास से अदा की है नाली। नहीं नहीं, ये रकम उसके बाबा का हक है यार। ये तुम ले जाओ, जाके दे दो उसके बाबा को। तुम इसे क्यों लेके आए हो? क्या एक बूढ़े और बेसहारा आदमी को ये नोट तसल्ली दे सकते हैं? क्यों छोड़ा तूने उसके कातिल को? छोड़ता नहीं तो क्या करता? फांसी पे भी चढ़ा देता उसे मैं फांसी पे। क्या उसके फांसी चढ़ने से उसके बूढ़े बाप को तसल्ली मिल जाती? उस बूढ़े आदमी को उसका बेटा मिल जाता? क्या किसी की जान लेने से किसी को सुकून मिल जाता? तसल्ली मिल जाती? अच्छा काम नहीं है हाशिम। कुछ होता न होता मगर इस इलाके की रिवायत तो बाकी रह जाती कि खून का बदला सिर्फ और सिर्फ खून है। इसी रिवायत को तो मैं तोड़ना चाहता था मैं इसी रिवायत को। ये रिवायतें, ये रस्म और रिवाज, ये कवानीन, ये इस इलाके का कई वर्षों से दस्तूर बने हुए हैं। ये रस्म और रिवाज हमारे आबाओ अजदाद के बनाए हुए हैं। ये दकियानूसी ख्यालात उनके हैं। मैं खत्म करना चाहता था इन्हें। ये रिवाज उनके साथ खत्म होने चाहिए थे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे आबाओ अजदाद इंसानी खून की हुर्मत जानते थे। वो किसी हसीना की चूड़ियों के बदले किसी बेगुनाह का खून माफ नहीं करते थे।
हाशिम खान, जिस वक्त अली ने जिरके में मेरे खिलाफ फैसला दिया था, उस वक्त मैंने उससे बद्दुआ दी थी कि जिस तरह अली तूने मेरी दोस्ती के मान को तोड़ा है, एक दिन तुम्हारी और हाशिम खान की दोस्ती भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और देखो मेरी बद्दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई। लेकिन मुझे इस बात से खुशी नहीं हुई, बल्कि अफसोस हुआ, इसलिए कि करीम को मैं भी प्यार करता था। उसकी मौत के बदले में मुझे अपनी बद्दुआ की कबूलियत नहीं चाहिए थी। सुन रहे हो ना? हाँ, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। मेरे कानों तक आवाज पहुंच रही है तुम्हारी। कानों तक ही नहीं, इस आवाज को दिल तक पहुंचाओ, क्योंकि जो बात मैं करने आया हूं, मैं चाहता हूं कि वो आवाज तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाए, तभी हमारी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। और मैंने हारना कभी नहीं सीखा है हाशिम खान। तुम बोल रहे हो शेजोर? जिरगे के फैसले के मुताबिक तुम मेरे मुकाबले में हार चुके हो, फिर भी ये दावा कर रहे हो? उसी हार का तो बदला लेना चाहता था मैं अली से, और शायद मैं उसकी दहलीज पर कभी कदम न रखता, लेकिन करीम के मौत के सदमे ने मेरी कसम तोड़ दी। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? दोस्ती या दुश्मनी? दोनों, लेकिन अपने लिए नहीं, अली के लिए, जो मैं खुद कर रहा हूं। बाजार में उसका दोस्त हूं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए दुश्मनी की आग भड़क रही है। मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो जैसे मैं कर रहा हूं। इससे तुम्हें या हम दोनों को क्या फायदा होगा? इससे हम दोनों को ही नहीं, सारे इलाके को फायदा पहुंच सकता है। अगर हम किसी तरह इस इलाके से उस नायल सरदार की सरदारी खत्म करने में कामयाब हो गए, तो इस सारे इलाके को फायदा पहुंच सकता है। ये नामुमकिन है शेजोर, क्योंकि इस इलाके की सरदारी 4 पुश्तों से अली के खानदान के पास है। लिहाजा अली के बाद भी ये सरदारी उसी के खानदान के पास रहेगी। इसका कोई हकदार नहीं हो सकता। और अगर अली की औलाद होने से पहले ही अली इस दुनिया में न रहे तो? यहाँ क्यों अकेले बैठे हुए? अम्मा जान, मैं अकेला तो नहीं हूँ। क्या मतलब? कौन है तुम्हारे पास यहाँ? मेरा मतलब है अम्मा जान, अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हें अपने लिए मेरे लिए शादी करनी होगी, समझे? बस। अच्छा चलिए, कर दीजिए शादी। मैं नहीं टालूंगा, लेकिन लड़की मैंने खुद पसंद कर ली है। सच कह रहे हो? अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की? अम्मा आप उसे नहीं जानती, वो इस इलाके की नहीं है।
इसका मतलब है मैंने ठीक ही सुना था। क्या क्या सुना है आपने अम्मा? मुझे तुम्हारे सवाल पर हैरत हो रही है। पूरे इलाके की हवा में सरगोशियां साफ सुनाई दे रही हैं और तुम्हारे कानों तक ये बात अब तक नहीं पहुंची। कौन सी बात अम्मा? कैसी सरगोशियां? इधर देखो मेरी तरफ। क्या ये सच नहीं है कि तुमने करीम के कातिल को आजाद करने के लिए जरगे पर दबाव डाला था? और क्या ये भी झूठ है कि कसास की रकम तुमने अपने पास से अदा की है और ये सब कुछ तुमने एक लड़की की खातिर किया? हाँ अम्मा, ये सच है। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या आप ही ने नहीं कहा था कि अब इस इलाके में राइज बरसों से इस फरसूदा कवानीन को खत्म हो जाना चाहिए जिसमें किसी की जान ही लेनी जरूरी होती है? हाँ, कहा था मैंने कि इंसानी खून बहाने से गुरेज किया जाए या फिर मजबूरी हो तो कसास से काम लिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूनी दरिंदों को और कातिलों को आजाद करते फिरो, और वो भी अपनी गर्ज के लिए। अम्मा जान, अगर आपको मुझ पर भरोसा है ना तो आपको मुझ पर यकीन भी करना होगा। यकीन कीजिए, वो लड़का ना कातिल था ना आदि मुजरिम, बल्कि उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। वो तो अपने दोस्त की खरीदी हुई पिस्तौल से मशक कर रहा था जब ये हादसा हुआ है। और वो लड़की जो उसकी जान बचाने के लिए आई थी? हाँ, वो लड़की आई थी। और मैंने उससे वादा भी किया था, मगर ये फैसला मैं उस लड़की के आने से पहले कर चुका था अम्मा। मैंने जब जुबैर को बुलाकर उससे तफसील जान ली थी, अम्मा अगर वो लड़की ना भी आती तो मेरा फैसला यही होता। अली बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक है, लेकिन एक बात बता दो, क्या तुम उसी लड़की के साथ शादी करने का सोच रहे हो? जी हाँ, अगर उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया तो। अच्छा किया ज़ारा जो तुमने उन्हें मना कर दिया। इतने साल काका के साथ रहकर उनकी तबीयत और मिजाज को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। रेमी, तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे वो कोई बहुत बुरी तबीयत के मालिक हो। अच्छे इंसान तो है, कितने नेक, कितने रहमदिल। हम दोनों बिल्कुल बेटियों की तरह रखा उन्होंने। कितना ख्याल करते हैं वो हमारा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दरअसल तुम खुद बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हो, जैसी हो जो हो वैसी नजर भी आती हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। अच्छा मेरी जान, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? ओफो ज़ारा, ये बातें तजुर्बे से आती हैं। मैं काका, चाची मरहुमा और जमील इन सब की आदतों को समझ चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस घराने की बहू हूँ। अच्छा बहू बेगम साहिबा, फिर अपने ससुराल की नफ्सियात के बारे में मुझे भी कुछ बताइए, ताकि मेरी मालूमात में भी कुछ इजाफा हो। देखो, चाची तो खैर जन्नती बीवी थी, जो काका जैसे शौहर को इतना अरसा झेल कर अल्लाह को प्यारी हो गई। और जमील भी बिल्कुल अपनी माँ पर गए, सीधे साधे पानी में तैरने वाली मछली की तरह। ऐसे लोग तूफानों से घबरा जाते हैं, इसलिए दूर ही रहते हैं। चलो ये तो हो गई चाची, मरहुमा और जमील भाई। अब कुछ मालूमात काका के बारे में भी हो जानी चाहिए। ज़ारा, काका जैसे तुम्हें नजर आते हैं वैसे है नहीं। बज़ाहिर वो तुम्हें देखने में निहायत ही सादा, नरम दिल, तबीयत के इंसान नजर आते हैं, लेकिन वो निहायत ही सख्त, कीना परवर और सफाक किस्म के इंसान है। नजरी, तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे डर लगने लगा। नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मुहतात रहने की जरूरत है। जमील भी जानते हैं कि उनके बाप किस कदर खुदगर्ज और लालची तबीयत के इंसान है।
अपनी खुशी और अना की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब समझी तुम? आप मुझसे एक वादा कीजिए, मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। हाँ हाँ, आप चाहे तो मेरी जान भी मांग सकती है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं आपके लिए। तुम अपनी एक जोड़ी मुझे दे सकती हो। क्यों नहीं? लेकिन आप इसका करेंगे क्या? तुमको भी एक वादा करना होगा कि जब कभी मैं तुम्हें ये जोड़ी दिखाकर कुछ मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगे। बोलो, वादा करती हो? हाँ, आप मुझसे मेरी जान भी ले सकते हैं। मेरा वादा है आपसे। क्या ये सच नहीं है कि तुमने करीम के कातिल को आजाद करने के लिए जरगे पर दबाव डाला था? और क्या ये भी झूठ है कि कसास की रकम तुमने अपने पास से अदा की है और ये सब कुछ तुमने एक लड़की की खातिर किया? क्या एक बूढ़े और बेसहारा आदमी को ये नोट तसल्ली दे सकते हैं? क्यों छोड़ा तूने उसके कातिल को? हमारे आबा व अजदाद इंसानी खून की हुर्मत जानते थे। वो किसी हसीना की चूड़ियों के बदले किसी बेगुनाह का खून माफ नहीं करते थे। यार यूसुफ खाना, हमको यार तुम्हारा बीबी के इंतकाल पे बहुत अफसोस है और यार इससे ज्यादा दुख तो इस बात का है ना कि उस गम के मौके पे हम तुम्हारे साथ नहीं थे। सुना है बख्तान, तुम बहुत साल के बाद उधर अपने इलाके में गया था। हाँ यार गया था, बहुत मुद्दत के बाद गया था। उधर का क्या हाल है? सुना है उधर भी सब कुछ बदल गया। बदला तो है ना यारा, बदला तो है ना, लेकिन जो अल्लाह की मेहरबानियां, खूबसूरती, अमन चैन उधर है ना, वो इधर नहीं है। हाँ बख्तान, हर इलाका दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होता है। हर इलाके का अपना अपना अच्छाइयां, अपना अपना बुराइयां होता है। हाँ यारा, आराम और तसल्ली के लिए तो इधर बहुत कुछ है, लेकिन यारा अपना जमीन फिर अपना होती है। आदमी अपने जमीन में कदम रखता है, उसके पानी के घूंट भरता है, उसकी हवा में सांस लेता है, तो यारा उसका मजा ही कुछ और होता है। बख्तान, तुम्हारा बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम फिर उधर जाके आबाद होना चाहते हैं। काश यार ऐसा हो सकता, लेकिन हम तो
कमर तक इधर की मिट्टी में फंस गया है यारा। यारा अब उधर जाकर आबाद तो नहीं हो सकता ना, लेकिन अपना वतन की मिट्टी छोड़ने का बुजुर्गों का जो फैसला है ना, उस पर यारा कभी कभी अफसोस बहुत होता है। बख्त खान, हम भी कभी इस फैसले का हक में नहीं था। देखो ना यारा, अभी आज तुम उधर होता ना तो उस पूरे इलाके का सरदारी तुम्हारे पास होता। ये कैसे हो सकता है बख्त खान? उधर तो एक अरसे से अमरजई खानदान का सरदारी है। वो तो है, अगर हमारे खानदान के लोग अपने हक उनके हवाले करके नहीं आ जाता ना, तो आज सरदारी हमारे पास होती या बारी बारी दोनों खानदानों में आती। यार यूसुफ खान, मैं तो कहता हूं यार कि तुम्हें अपना हक लेने की कोशिश करना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये क्या तरीका है तुम्हारा? भाई कौन सा तरीका? भाई यही कि मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, तुम हो कि वो आई एम सॉरी, वो क्या है कि मैं जरा जल्दी में था ना, तो इसलिए मैं तुम्हारी बात ना सुन सका। हाँ बोलो, क्या बात है? सुना है कि तुम कनाडा जा रहे हो। हाँ, इसी हफ्ते? भाई इसी हफ्ते? फाइनल से भी पहले? ओफो भाई, मैंने तो टीसी भी बनवा ली, मैं इसी हफ्ते फ्लाई करने वाला हूँ। तुम्हारे मामू ने तुम्हें बुलवाया? हाँ। उनकी कोई बेटी भी है? अरे बाबा, मेरे मामू की तो अब तक शादी भी नहीं हुई, तो बेटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सारा, सुने उससे तो तुम रिश्ता तय करके जा रहे हो। अगर तुम दिल के रिश्ते की बात कर रही हो तो वो बात पुरानी है, अलबत्ता इसके अलावा कोई बात नहीं है। नहीं होगी। ये तुम किस तरह इतने यकीन से कह सकती हो? पता है मुझे। यहाँ देख रहा था, इसमें से एक लकीर पे तुम्हारा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। लकीरों पर भरोसा करने वाले अपने ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, इसलिए मैं इन लकीरों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता, और तुम भी ना रखा करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, सी यू। एक ना एक दिन तो शिराज, तुम्हें इस मुट्ठी में आना ही पड़ेगा। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ नहीं आ, तो फिर क्यों आए? मैं भी तुमसे दोस्ती की भीख मांगने नहीं आया हूँ अकबर। दोस्ती? कौन सी दोस्ती? दोस्ती तो इंसानों से की जाती है, तुम जैसे बुज़दिल चूहों से। वाकई उसने ठीक ही कहा था, ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में। मैं ही पागल था जो तुम्हें उसका पैगाम पहुंचाने चला आया था। किसका पैगाम? किसने कहा तुम्हें? जाने दो अकबर, तुम सुनकर बर्दाश्त करने का ज़र्फ नहीं रखते। अगर मैंने उसके कहे हुए अल्फाज तुम्हें दोहरा दिए तो जब तुम मेरी बात सुनकर, सच्ची और हक बात सुनकर बरसों पुरानी दोस्ती खत्म कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो मुबीन खान के अल्फाज सुनकर खुदकुशी कर लोगे। मुबीन खान? तुम उसे कैसे जानते हो? कहाँ रहता है वो? ना तो मैं उसे जानता हूँ और ना ही मुझे ये मालूम है कि वो कहाँ रहता है। मैं तो उसे अकेला मिला था
और वो खुद मेरे पास आया था। उसने पूछा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं कि नहीं, और ये कि तुम्हें उसकी तलाश क्यों है। तो फिर तुमने क्या कहा? वो ऐसा आदमी नहीं है कि उसे कुछ कहा जाए। उसने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि उसकी तलाश ना की जाए, क्योंकि ये सब फजूल होगा। वो तुम्हारा काम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। बस अब वो अल्फाज बताओ जो उसने कहे थे। जाने दो अकबर खान उन अल्फाज को। उसने एक तरह की गाली दी थी, तुम्हें भी और तुम्हारे बाबा को भी, जिससे ये जाहिर होता था कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे बाबा से नाराज है। उसकी तो ऐसी की तैसी, और तुम्हारी भी, जो उसके सामने गाली सुन के अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहां पर आ गए। एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिल लोगे ना अकबर खान, तो गाली तो क्या गोली भी खा लोगे फन्ने खान। अरे नाहिद ने तो कहा था कि तुम्हारे जाने की खुशी में आज फेयरवेल पार्टी अरेंज करी है, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। खालिद ने भी मुझसे यही कहा था कि हम सब वहाँ होंगे, लेकिन जरास, मेरा ख्याल है हम किसी गलत जगह पर आ गए। मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। ओह, तो ये बात है। वैसे अगर वो लोग भी आ जाते तो अच्छा हो जाता। मुमकिन है कि उन्होंने हमें आपस में दिल की बात करने का मौका देना ज्यादा मुनासिब फेयरवेल गिफ्ट समझा होगा। तो ठीक है जनाब, फिर तो हमें उनकी खुशी का एहतराम करना चाहिए। चलिए। वैसे ज़ारा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब कोई इंसान अपनों से दूर, बहुत दूर जा रहा हो, तो अपने ही लोग ऐसे मौके पर जाने वाले को खाना खिलाते हैं, उसको गिफ्ट्स देते हैं। भला ये कोई खुशी का मौका थोड़ी होता है। खुशी का मौका ना सही, लेकिन जाते जाते किसी अपने के दामन में खुशी के चंद फूल डाल देना, ये भी तो कुछ बुरा नहीं है ना। वैसे एक बात बताओ ज़ारा, तुम्हें मेरा इस तरह अचानक मम्मी पापा के इसरार करने पर कनाडा जाना अच्छा लग रहा है? नहीं, लेकिन जाना तो तुमको है ना, तो फिर उदासियों से मिट कर क्यों जाओ? क्यों ना खुश होकर अपने दूर जाने का गम कम करके जाओ? ज़ारा, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुमसे दूर जाकर मैं कुछ खो ना बैठूं। I don't know कि मेरी ऐसी फीलिंग्स क्यों है। क्यों करते हो ऐसी बातें शराज? अगर तुम्हें अपने जज्बों की सदाकत पर यकीन है, तो इस वहम को अपने दिल से निकाल दो। ओफो, भाई हमारे दोस्तों ने हमें आपस में बैठ के तन्हाई में दिल की बात करने का मौका दिया था, और एक मैं हूँ जो तजदीद वफा करने के बजाय वहम गुमान की बातें कर रहा है। तो जनाब, अगर आपने तजदीद वफा करना ही ठहरा, तो क्यों ना खाने के बाद किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है और आज खाना तुम्हें मैं खिलवा रही हूँ। ओहो, चलिए भाई। ओके, चले। आज आपके पैसों का भी खाना खा लेते हैं।
हेलो, आप यूसुफ खान साहब बोल रहे हैं? हाँ यूसुफ खान बोल रहा हूँ। तो वो आप ही हैं हुकुमदार खानदान के सरबराह? हाँ हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन आप कौन है? आप ये छोड़ें कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि हुकुमदार खानदान की लड़कियां इतनी आजाद और बेबाक होती हैं कि रातों को गैर मर्दों के साथ घूमती हैं।